हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार एवं लवण का लेक्चर 5, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अम्ल वर्षा, जिसको एसिड रेन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अम्ल वर्षा है वो होता क्या है, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो अम्ल वर्षा होता है वो क्या होता है। तो अम्ल वर्षा क्या होता है? तो किसी पदार्थ के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाला वर्षा अम्ल वर्षा कहलाता है। तो अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी पदार्थ है, उसका दहन मतलब क्या होता है? जलना। तो जलने से क्या होता है? उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, वो जल में घुलकर क्या है, बहुत सारे अम्ल का निर्माण करते हैं। ये अम्ल क्या है, जो वर्षा के जल है उसमें मिलकर वर्षा करता है, जिसके ही अम्ल वर्षा कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो अम्ल वर्षा क्या होता है। तो किसी पदार्थ के दहन या जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाला वर्षा ही अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहलाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः वर्षा के जल का पीएच मान 7 होता है। तो जो वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है, किंतु वायुमंडल में उपस्थित गैसों के विलय होने के कारण उस जल के पीएच मान में कमी हो जाती है। किंतु जो वायुमंडल में स्थित जो गैसें हैं वह वर्षा के जल में मिल जाता है, जिसके कारण उसका पीएच मान वह 7 से कम हो जाता है। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्ल वर्षा या एसिड रेन कहते हैं। तो जो अम्ल वर्षा या एसिड रेन की स्थिति में जो जल का जो पीएच मान है वह 5.6 से कम हो जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण ईंधन के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। जो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण वह ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड से है। साथ ही वनस्पतियों की सड़ने तथा ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न गैसें भी इसका एक कारण है। तो जो वनस्पतियों के सड़ने से जो उत्पन्न गैस है और जो ज्वालामुखी से फटने से जो उत्पन्न गैस है, यह भी एक इसका कारण है। ये गैसें जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। तो ये सभी गैसें क्या है, जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, तो याद रखना, इसी को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट को क्या है, कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है वह ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फाइड बनाता है। जो सल्फाइड है वह जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। तथा जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है वो जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। यह जल पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। जो अम्ल वर्षा है, जो उसका जल है वह वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित लवणों में से अम्लीय तथा क्षारीय मूलक पहचानिए। इसमें दिया गया है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NH4 2CO3 अमोनियम कार्बोनेट तथा CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो हम अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक के बारे में जानते हैं। जो कि लवण के जो ऋणात्मक भाग होता है वह अम्ल से आता है, जिसको अम्लीय मूलक कहते हैं, तथा जो लवण के जो धनात्मक भाग होता है वह क्षारक से आता है, जिसके कारण उसको क्षारीय मूलक कहते हैं। तो इनमें से अम्लीय मूलक तथा क्षारीय मूलक है। तो इनमें से जो अम्लीय मूलक है वह Cl है, NO3 है, CO3 तथा SO4 क्या है, अम्लीय मूलक है। तथा जो क्षारीय मूलक है वह है NH4 K, NH4 और CO, ये क्या है, क्षारीय मूलक है। ओके, अगर इसको अम्लीय तथा क्षारीय मूलक में विभाजित करेंगे तो हमको यह ऐसे प्राप्त होता है, Cl-1 प्राप्त होगा, NO3-1, CO3 2- तथा SO4 2- तथा इसी प्रकार जो क्षारीय मूलक है वह NH4+ प्राप्त होगा, K+ प्राप्त होगा तथा ये भी NH4+ प्राप्त होगा तथा यह CO2+। ओके, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगी, समझाइए। तो पोटेशियम क्लोराइड के जलीय विलयन की प्रकृति क्या होगा, अम्लीय होगा। क्यों? क्योंकि जो पोटेशियम क्लोराइड है वह जल में इसका आयनन तेजी से एवं पूर्णता होता है, जिसके कारण जो पोटेशियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन है उसका प्रकृति अम्लीय होगा।
ठीक है। थर्ड है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड की अधिकता जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड है वह वर्षा के जल में घुल कर क्या है, अम्ल वर्षा का निर्माण करता है, जो कि बहुत ही क्या होता है, हानि पहुंचाता है। यह पृथ्वी की सतह पर पहुंचकर वनस्पतियों, प्राणियों तथा इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने सीखा, तो चलिए देखते हैं कि जो अध्याय 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण है उनमें हमने क्या क्या सीखा। सूचक अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया कर नए पदार्थ बनाते हैं, जिसके कारण सूचक के रंग में परिवर्तन होता है। तो क्या है, सूचक के द्वारा क्या है, हम अम्ल एवं क्षार का पहचान करते हैं ना, क्योंकि किसी भी पदार्थ का उसकी प्रकृति को ज्ञात करते हैं कि वह अम्ल है या क्षार है। अम्ल की उपस्थिति में नीला लिटमस लाल तथा क्षार की उपस्थिति में लाल लिटमस नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो अम्ल है वह नीला लिटमस पेपर को लाल में बदलता है तथा जो क्षार होता है वह लाल को नीले लिटमस में बदलता है। तो इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, जैसे कि ABR और BRB। तो इसकी मतलब क्या होता है, अम्ल। तो अम्ल क्या होता है, नीले लिटमस को लाल में बदलता है तथा जो बेस क्षार होता है वह लाल लिटमस को नीले में बदलता है। ओके, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ABR एंड BRB। हम अपने आसपास पाए जाने वाले गुड़हल एवं लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल आदि का उपयोग भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कर सकते हैं। तो कुछ प्राकृतिक सूचक जैसे कि गुड़हल, लाल गुलाब के फूल, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, कचनार का फूल, ये सभी क्या है, प्राकृतिक सूचक है। इसके द्वारा भी हम क्या है, अम्ल क्षार का पहचान कर सकते हैं। इसको भी हम क्या है, सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। हमारे आसपास कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। ऐसे सूचकों को घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं, जैसे लौंग का तेल, प्याज तथा वनीला आदि। तो कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जो क्या है, अपनी गंध में परिवर्तन के द्वारा हमको क्या है, अम्ल एवं क्षार का सूचना देता है। इन सूचकों को क्या कहते हैं, घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के द्वारा क्या है, या फिर घ्राण सूचक के द्वारा है, किसी भी पदार्थ क्या है उसकी गंध के द्वारा हम क्या है, पता लगा सकते हैं कि वह अम्ल या क्षार है। जैसे लौंग का तेल, प्याज तथा वनीला क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, जिसके द्वारा हम क्या है, अम्ल एवं क्षार का पहचान कर सकते हैं। अम्ल और क्षारक धातु से अभिक्रिया कर संगत लवण बनाकर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। तो जो अम्ल और क्षारक है वो क्या है, धातु के साथ क्रिया करके क्या है, लवण तथा हाइड्रोजन, लवण का निर्माण करता तथा हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करता है। अम्ल धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। तो जो अम्ल होता है वह धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण करता है। क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जो क्षारक होता है वह अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया कर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो इसमें आप लोग एक बात याद रखना कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है, अम्लीय की भांति क्या होता है, व्यवहार करता है, जिसके कारण जो बनने वाला लवण होगा उसका जो प्रकृति वो कैसा होगा, अम्लीय होगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो जब अम्ल और क्षार क्या है, आपस में क्रिया करके क्या है, लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है। तो क्या होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं, तो इस अभिक्रिया को ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल एवं क्षार की जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं, क्योंकि वे अपने अवयवी आयनों में विभक्त हो जाता है। जो अम्ल एवं क्षार है वो क्या है, जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। क्योंकि वे अपने अवयवी आयन जैसे कि धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण वे क्या है, विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल में H+ आयन तथा एक ऋण आवेशित आयन तथा क्षार में OH- आयन और एक धन आवेशित आयन बनते हैं। तो जब अम्ल और क्षार क्या है, जब जलीय विलयन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वह दो भागों में बढ़ जाता है। क्या है, अम्ल बढ़ जाता है H+ आयन तथा ऋण आवेशित आयन में, तथा जो क्षार है बढ़ जाता है OH- तथा धन आवेशित आयन में।
पीएच मान द्वारा किसी तनु विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ की मात्रा को 0 से 14 तक की स्केल में व्यक्त किया जाता है। तो जो पीएच स्केल होता है वो कहाँ से होता है, 0 से 14 तक के होता है। जो 0 होता है वो बहुत क्या होता है, अम्लीय होता है, तथा जो 14 होता है वो बहुत क्या होता है, क्षारीय होता है। तो पीएच स्केल को आप इस प्रकार से याद रखना कि जो पी होता है इसका मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, पावर मीन्स शक्ति। ओके, तो इसको इस प्रकार से याद रखना कि जो हाइड्रोजन की शक्ति दर्शाने वाले या हाइड्रोजन की शक्ति बताने वाले स्केल को क्या कहता है, पीएच स्केल। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान 7, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम तथा क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। यदि पीएच मान 7 होगा तो क्या है, वह उदासीन होगा। यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो वह अम्लीय को दर्शाता है। यदि 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीयता को दर्शाता है। लवण का धनात्मक भाग क्षारक से आता है जिसमें क्षारीय मूलक तथा ऋणात्मक भाग अम्ल से आता है जिसे अम्लीय मूलक कहते हैं। तो क्या है, क्षारीय मूलक तथा अम्लीय मूलक। तो लवण का जो धनात्मक भाग है वह क्षारक से आता है जिसके कारण से क्या कहता है, क्षारीय मूलक। और जो ऋणात्मक भाग है, जो लवण का जो ऋणात्मक भाग है वह अम्ल से आता है जिसके कारण इसको अम्लीय मूलक कहते हैं। लवण की प्रकृति अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकते हैं। तो जो लवण की प्रकृति है वह अम्लीय, क्षारीय या उदासीन हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्य बिंदु, कीवर्ड्स। प्रतिअम्ल। तो प्रतिअम्ल किसे कहते हैं, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जो वे रासायनिक पदार्थ जिनका उपयोग हमारी अमाशय की अम्लीयता को कम करने के लिए किया जाता है, इन पदार्थों को प्रतिअम्ल कहते हैं। प्रतिअम्ल को ही एंटासिड भी कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया MgCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaSCO3, ये क्या है, प्रतिअम्ल है। और जो प्रतिअम्ल होता है वह दुर्बल क्षारीय होता है। ठीक है। क्षार क्या होता है, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, तो याद रखना कि जो जल में घुलनशील क्षारक होता है उसी को ही क्षार। तो क्षारक किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ या यौगिक जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं उसको क्षारक कहते हैं। क्षार और क्षारक में याद रखना कि जो सभी क्षारक है वह जल में घुलनशील नहीं होता है। जो क्षारक जल में घुलनशील होता है उसको क्षार कहते हैं। ठीक है। तो अगला है सूचक। तो किसी विलयन की प्रकृति की जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसे सूचक कहते हैं। तो क्या है, किसी विलयन की प्रकृति अर्थात अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन है, इसकी जांच करने के लिए कुछ पदार्थों का उपयोग किया जाता है जिसको सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। घ्राण या गंधीय सूचक, जिसको ओल्फैक्टरी इंडिकेटर भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल व क्षार के साथ अपनी गंध में परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं, ऐसे सूचकों को घ्राण या गंधीय सूचक कहते हैं। तो जो घ्राण या गंधीय सूचक के द्वारा हम कैसे पता लगाते हैं कि कोई भी पदार्थ व अम्ल व क्षार है, वह उसके गंध के द्वारा। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को ही उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल वर्षा। तो अम्ल वर्षा क्या होता है, तो किसी पदार्थ के दहन या जलने से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड जल में घुलकर विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं। इसका वर्षा के जल में मिलकर होने वाले वर्षा हुई को ही अम्ल वर्षा एसिड रेन कहते हैं। अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक क्या होता है, तो लवण का जो ऋणात्मक भाग है वह अम्ल से आता है जिसके कारण इसको अम्लीय मूलक कहते हैं, और जो लवण का जो धनात्मक भाग है वह क्षारक से आता है जिसको क्षारीय मूलक कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। यदि इस पार्ट से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझको पूछ सकते हैं, मैं इसका आंसर जरूर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।